एकदम सोचना कि तुम उसी युग में जहाँ मैं नाम ले रही हूँ उसी क्षेत्र में तुम डूब जा रहे हो। यदि ऐसा सोचोगे तब जाके समझ में आएगा। भूमध्य सागर पढ़ा चुके हैं, सही है। भूमध्य सागर में इटली है और इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बाउंड्री पे आल्प्स पर्वत है और आल्प्स पर्वत वाला इलाका जो है वो ठंडा प्रदेश है और ठंडे प्रदेश में वनस्पतियों का अभाव है। भोजन के लिए वो आश्रित रहेंगे जानवरों पे, यानी शिकार के लिए, और शिकार करने में बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। इसलिए वो ऐसा सोर्स ढूंढना चाहते थे जहाँ से ऊर्जा का वो स्रोत जो मतलब फिक्स हो जाए कि यहाँ भोजन के लिए उनकी टेंशन कम हो जाए। और सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार होता था, इसलिए उनको पता था कि पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे उपजाऊ भूमि है। ठीक, तो आल्प्स पर्वत के पूर्वी इलाके में जो लोग रहते थे उनको, उस पूरे कबीले के लोगों को कहा गया आर्य। तो ये आर्य जब वहां से भोजन की तलाश में चलना शुरू किए, तो जब ये थोड़ा सा मैप इधर देखना, जैसे ये है अफ्रीका महाद्वीप, सही है, और इधर वाला इलाका हो गया ये यूरोप हो गया, और ये हो गया इटली, और ये हो गया टर्की वाला इलाका, ये ब्लैक सी। अरे चलो हो गया, टेंशन मत लो, बस समझने के लिए, समझ गए ना? हाँ, तो बस मुद्दा है समझना। ये इंडिया हो गया, तो यहाँ से ये है आल्प्स पर्वत, आल्प्स माउंटेन, और इसी के पूर्वी इलाके में कौन है? आर्यन। जो कबीला है उसके लिए क्या शब्द यूज किया गया है? आर्य। ठीक, और स्रोत में मैंने कहा था कि वह काल जिसके बारे में हमको ऋग्वेद से पता चलता है उसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, सही है, या वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में कहा गया है कि वर्षा के देवता इंद्र ने आर्यों के दुश्मनों को बार बार पराजित किया। आर्यों के दुश्मन का मतलब कि जब ये इधर की तरफ बढ़ना शुरू किए, तो जब इधर की तरफ बढ़ना शुरू किए, क्यों बढ़ना शुरू किए? संसाधन के लिए, संसाधन के लिए बढ़ना शुरू किए, क्योंकि ये वाला जो इलाका था ये ठंडा प्रदेश था, यहाँ पे भोजन की कमी थी, तो भोजन की तलाश में ये इधर चले, तो ये टर्की को पराजित किए, यहाँ पे टर्की को हरा दिए, टर्की को पराजित किए, फिर इधर सीरिया है, ठीक, और यही बीच में है इधर ये ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी, और इधर आओगे तो ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं ऑक्सस, सही है, ऑक्सस माउंटेन इधर है, तो ऑक्सस माउंटेन, और इधर है कैस्पियन सी, कॉकेसस पर्वत है, और इधर है कैस्पियन सी। कॉकेसस पर्वत के आसपास लगभग 60,000 घोड़े के अस्थि पंजर पाए गए। तो ये कहा गया हड्डियां, 60,000 घोड़ों के अस्थि पंजर पाए गए। तो ये कहा गया कि जब ये लोग चले तो ये लोग बहुत तेजी से आगे इसलिए बढ़े क्योंकि इनके पास यात्रा करने के लिए घोड़े थे, जो उस समय अन्य जानवर की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ते थे। ठीक, तो आर्यों के पास कौन सा जानवर है? घोड़ा। तो घोड़ा है, और साक्ष्य कहाँ से मिला है? कॉकेसस पर्वत के समीप इनके एविडेंस मिले। तो इधर से ये इनको पराजित करते हुए कहाँ की तरफ आए? पूर्व की तरफ। पूर्व में जब आए तो यहीं पे है सुलेमान पर्वत, इधर तीर्थर पर्वत, यहीं पे खैबर दर्रा, ठीक, इधर से क्रॉस करते हुए कहाँ पे आ गए? इंडिया में यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी समय मेघालय युग चल रहा है, मेघालय युग में ये कहा गया कि अधिकांश समय, धरती का अधिकांश समय सूखे से प्रभावित था। तो ये लोग किधर की तरफ शिफ्ट हो गए? भारत की तरफ, इस वाले पंजाब वाले क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो गए। जब पंजाब वाले क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो गए तो इन्हीं लोगों को कहा गया दस्यु। ठीक, तो पहले से इस इलाके में कौन है? दस्यु, और इधर से कौन आ रहा है? आर्य। सही है, तो आर्य जो आए ये ग्रुप, अकेले ट्रेवल करना बहुत मुश्किल था। ठीक, तो ये लोग क्या करते थे? ग्रुप बना के चलते थे। तो ये कई ग्रुप में, स्टेप बाय स्टेप कई ग्रुप में है। तो जो पहला ग्रुप आया, क्योंकि ये वाले जो दस्यु लोग थे ये इधर वाले इलाके में बसे, तो कुछ जो आर्यन आए वो इस इलाके में बसे, सामंजस्य के साथ विवाद भी हुआ, युद्ध भी हुआ, लेकिन इस इलाके में बस गए। तो जो खेमा सबसे पहले आया उस खेमे को कहा गया दास। ठीक, ये भी आर्यन ही थे, लेकिन ये सबसे पहले आए थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के शिफ्ट हुए थे उनको क्या कहा गया? दस्यु।
उसके बाद जो इंद्र कहने का मतलब उस समय यूरोप के आल्प्स पर्वत में सबसे प्रतापी राजा था इंद्र। तो इंद्र किधर की तरफ बढ़े? पूर्व की तरफ। और इंद्र का जो अस्त्र था, जो महर्षि दधीचि के हड्डी से बना था, उस अस्त्र से किसी को भी पराजित किया जा सकता था। इसका मतलब ये है कि उनके पास इस प्रकार के हथियार थे जो आसपास उस समय लोगों के पास नहीं थे। तो घोड़े में भी वो आगे हैं और हथियार में भी वो आगे हैं, इसलिए वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़े। जब वो तेजी से आगे की तरफ बढ़े तो इसको इधर सबको रौंदते हुए कहाँ पहुंच गए? भारत। जब भारत में पहुंचे तो पहले से ये भी है और ये भी है। तो अब ये और ये पहले से है तो ऑब्वियस है बाहर से कोई आएगा तो उसका विरोध करेंगे। सही है। तो बाहर से कोई आएगा तो उसका विरोध करेंगे। तो जो आर्यन बाद में आए, आर्यन का मतलब जिसका राजा इंद्र था, यानी एक संपन्न कबीला, जब ये भारत में आए तो इनका युद्ध इनसे भी हुआ और इनसे भी हुआ। चूंकि ये इन्हीं के समुदाय से बिलोंग करते थे, इसलिए इनका और इनका विवाद कम हुआ इनकी तुलना में। ये आर्य और दस्यु का विवाद ज्यादा हुआ और ये आर्य और दासों का विवाद कम हुआ। इन्होंने इनको बहुत प्रताड़ित किया। तो ये लोग कुछ किधर की तरफ शिफ्ट हो गए? दक्षिण की तरफ। यही आगे चल के क्या कहलाए? द्रविड़। ठीक। ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये इनके बीच में युद्ध हुआ है? क्योंकि इतिहास में ऋग्वेद में शब्द यूज हुआ है त्रसदस्यु या दस्यु हंता, दस्युओं की हत्या करने वाला। ठीक। उसके बाद जब आर्य आए तो कुछ लोग थे बेचारे इधर शिफ्ट हो गए, दस्यु लोग, और इनके साथ जब युद्ध किए तो जो उनके पास घोड़ा भी था और उनके पास हथियार भी था, इसलिए युद्ध में वो जीत गए। और जब युद्ध में जीत गए ये वाले आर्य, जिसका राजा इंद्र था, वो वाला खेमा जीत गया। तो वो खेमा जीतने के बाद इनको अपना दास बना लिया। समझ गए? दास का मतलब कि गुलाम। ये जो कहते थे वही ये करते थे। ठीक। अब क्या हुआ? धीरे धीरे ये पूरा कबीला कहाँ पे बस गया? भारत का ये जो इलाका था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उस इलाके में ये पूरा कबीला बस गया। और इसी कबीले ने जो सभ्यता बनाई, वो सभ्यता कुछ किससे प्रभावित थी? दस्यु लोगों से, और कुछ ये आर्यन करके आए थे। तो जो सभ्यता बनी, इस सभ्यता के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो ईरान का एक ग्रंथ है अवेस्ता, उससे भी मिलती है। और दूसरा जो ग्रंथ है हमारे यहाँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें ऋग्वेद से ज्यादा जानकारी मिलती है। इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? वैदिक काल। तो कहा जाता है कि जो वैदिक काल है इसके संस्थापक कौन थे? आर्यन थे। ठीक। तो आर्यन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो, तो ये वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 से 600 BC। सही है। तो ये वैदिक काल में कुछ वेदों की रचना पहले हुई, जिसे कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और कुछ की बात हो गई। वास्तव में ये जो हम डिवीजन करते हैं, जो विभाजन करते हैं, ये हम करते हैं लोहे के खोज के आधार पे, क्योंकि लोहे ने बहुत ज्यादा परिवर्तन किया। केवल लोहा ही कारण नहीं था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे थे, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन में लोहे का महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए हम स्पेसिफिक लेके चलते हैं। तो किसको लेके चलते हैं? डिस्कवरी ऑफ आयरन। सही है। लोहे की खोज, और लोहे की खोज कब मिली? कब हुई? 1000 BC में, लगभग इसी में। साक्ष्य कैसे मिला? साक्ष्य मिला, ये कृष्ण के भाई बलराम हलधर थे। सही है। और उनका जो हल था वो लोहे का था, उससे साक्ष्य मिला। और एक मिला इधर तमिलनाडु में एक स्थान है, नहीं याद आ रहा है मुझे भी, वहां से भी एक साक्ष्य मिला था। तो उसी के आधार पे, उसी लोहे के आधार पे, यहाँ पे हम एफ ही लिखते हैं केवल, लोहे की खोज के आधार पे लोहे ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों यानी बृहद स्तर पे परिवर्तन किया। इसलिए हम विभाजन का काल किसको मानेंगे? लोहे को मानेंगे। लेकिन केवल लोहा ही कारण नहीं था।
सही है। तो टाइम लाइन के अनुसार भी हम इसी पे चलेंगे। तो 1000 के पहले जो सभ्यता थी, 1000 बीसी के पहले, उसे हम क्या कहें? ऋग्वैदिक काल। और इसके बाद जो सभ्यता थी उसे हमने क्या कहा? उत्तर वैदिक काल। सही है। ऋग्वैदिक काल में कुल 10 सूक्त थे, 10 क्या थे? मंडल 10 मंडल और 1028 सूक्त। अब ये कहने का मतलब क्या है? वास्तव में ऋग्वेद क्या था? उस समय सामाजिक नियमों का एक संकलन था। उस सामाजिक नियमों के संकलन को बड़े बड़े पैमाने पे कितने भागों में बांटा गया? 10 मंडल। 10 में, जैसे आज संविधान में है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 470 अनुच्छेद है। तो वैसे ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद में ऐसे यदि मैं भाग की बात करूं तो ऋग्वेद में कितने भाग हैं? 10। उसी भाग को क्या कहा गया? मंडल। कितने अनुच्छेद है? उसी को क्या कहा गया? सूक्त कहा गया। तो ये भी उस समय का क्या था? एक तरह का संविधान था। सही है। और उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी या जो सामाजिक ताना बाना था वो किसके अनुसार चलता था? ऋग्वेद के अनुसार। ठीक। तो ऋग्वैदिक काल के बाद लोहे का खोज हुआ। लोहे की खोज के बाद जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ उस काल को हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। क्योंकि इनका साक्ष्य भी वेदों से मिलता है। कौन कौन सा वेद? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद। ये वेद बताते हैं कि कैसे समाज में परिवर्तन हुआ। ठीक। बाद में आएंगे इस पर। तो वैदिक काल हो गया। वैदिक काल में वही 1000 बीसी में लोहे की खोज। लेकिन खोज होते ही, ये खोज का समय चल रहा है, खोज होते ही बहुत बड़े पैमाने पर हम हथियार या उपकरण नहीं बनाना सीख लेते हैं। उसके लिए भी समय लगता है। और ये पूरी प्रक्रिया होने में कुछ समय लगा। और जब हम लोहे से व्यापक तौर पे परिचित हुए और जैसे जैसे हम लोहे से परिचित हुए, हमारे हथियार लकड़ी और पत्थर और तांबे और कांस्य के जगह किसके रूप में परिवर्तित होना शुरू हो गए? लोहे के रूप में। और लोहे की मजबूती तांबे की मजबूती की तुलना में अधिक है। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, जंगलों का घनत्व बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े और मोटे मोटे वृक्ष मिलेंगे। और उस समय इस परिस्थिति क्या चल रही है कि तांबे की खोज थी तो बहुत पीछे थे, कांस्य की खोज थी तो सिंधु नदी किनारे, क्योंकि जंगलों में वृक्षों का घनत्व कम था। वृक्षों का घनत्व कम था ना सिंधु घाटी सभ्यता। जब जाओ फिर पंजाब की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा था। सही है। तो हम बहुत बड़े पैमाने पे खेती नहीं करते थे। जो झाड़ियां थी जिसको हम कांसे से, तांबे से, पत्थर से काट लेते थे, वहीं पे हम कृषि करते थे। लेकिन जब लोहा आया तो हमारे पास जो हथियार बने, कुल्हाड़ी और हल, किसके बनना शुरू हो गए? लोहे के। तो तांबे और कांसे की तुलना में लोहे से वनों को काटना बड़ा आसान हो गया। इसलिए लोग किधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए? पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ आएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी फ्लो हो रही है। गंगा नदी का अपवाह तंत्र, जलोढ़ मिट्टी। सही है। और जलोढ़ मिट्टी है तो कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है। कृषि के लिए उपजाऊ है, इसका मतलब इस क्षेत्र में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अनाज उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी। अनाज उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी तो खाने का जो टेंशन था उससे ऊपर हो गए, यानी जो समय बचा उससे नए नए चीजों का आविष्कार होने लगा। अलग अलग प्रकार के शिल्प बनने लगे। बात समझ में आई? लोहे का काम करने वाला लोहार और खेती करने वाला किसान। सही है। और खेती के बाद अनाज को रखने के लिए बर्तन बनाने वाला कुम्हार। बात समझ में आई? और बर्तन की कैटेगरी भी बदल रही है जैसे जैसे संपन्नता बढ़ रही है। तो कुछ बर्तन ऐसे हैं जो बिल्कुल सादे हैं, कुछ बर्तन ऐसे हैं जिसपे चित्रकारी भी शुरू हो गई। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग प्रकार के उद्योग पनपना शुरू हुए। और जब उद्योग पनपना शुरू हुए तो उद्योग क्यों पनप रहे हैं? क्योंकि लोग भोजन से निश्चिंत हैं। इसका मतलब कि यदि हम कहीं शहर डेवलप कर रहे हैं, शहर कहने का मतलब नए नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो उस उद्योग को करने वाले लोगों को भोजन कौन प्रोवाइड कराएगा? किसान। तो
एक क्षेत्र ऐसा है जो भोजन की व्यवस्था कर रहा है, दूसरा क्षेत्र ऐसा है जो विनिर्माण का कार्य कर रहा है। तो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हटके किस क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू करेंगे? शहरी क्षेत्र में। तो सभ्यता ग्रामीण से किधर बढ़ेगी? नगरीकरण की तरफ। बात समझ में आई? जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे, सभ्यता ग्रामीण से नगर की तरफ प्रतिस्थापित होती जाएगी। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरी सभ्यता थी, लेकिन मेघालय युग के कारण सब कुछ तबाह हो गया। तबाह होने के बाद फिर हमको एक नया जलवायु मिला, एक नया पर्यावरण मिला। उस पर्यावरण के अनुसार हमको फिर से डेवलप करना था। और फिर जब हम जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़े, हम भोजन के रूप में निश्चिंत हुए, तो हमने नए नए शिल्प का आविष्कार किया। तो बंगाल आते आते जो मगध वाला इलाका पड़ेगा, इस क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते हम नगरीकरण की तरफ बढ़ चुके थे। ठीक, तो वही लोहे की खोज से दो चीज बने, कुल्हाड़ी और हल। जब कुल्हाड़ी और हल बने तो बहुत बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई और बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई, तो भूमि की वैल्यू बढ़ गई। तो हर कोई अपना इलाका, जैसे ऋग्वेद में, अब यहाँ पे थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में चलना पड़ेगा कि लोग, वही जो मैंने पीछे बताया था कि अपनी आवश्यकता हर व्यक्ति अकेले पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी आवश्यकता के अनुसार संबंध बनाता है, और जब साथ रहता है तो उसे परिवार कहेंगे। और एक परिवार भी अपनी आवश्यकता अलग अकेले पूरी नहीं कर पाता, तो वो अपना समाज बनाता है। और ऋग्वेद में, जिसे आप आज गांव कहते हैं, उस समय ऋग्वेद में उसे कबीला कहा गया। और यही कबीला जब धीरे धीरे बढ़ने लगा तो कबीला बन गया जन, और जन बना फिर आकार बढ़ने लगा तो जनपद। और हर जनपद का मालिक होता था, जिसे हम कबीले का रक्षक या राजा कहते थे। ठीक, तो जैसे जैसे भूमि की वैल्यू बढ़ने लगी, राजा को ये हुआ कि जितना बड़ा साम्राज्य रहेगा उतना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, इसलिए युद्ध होना शुरू हो गए। क्योंकि जैसे ही आप अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करोगे, किसी दूसरे के साम्राज्य में प्रवेश करोगे, तो दूसरा तो रोक लगाएगा। तो जब ऐसे ऐसे कई सारे लोग अब अलग अलग भूभाग के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिए, तो हर क्षेत्र में एक नए नए राजा उत्पन्न हुए। ऐसे ऐसे कुल बड़े भूभाग की हम बात करेंगे तो कुल कितने बने? 16। तो यहाँ पे कबीला बना जन, जन बना जनपद, जनपद बना महाजनपद। सही है? ठीक, कुल महाजनपद कितने हैं? 16। सही है ना? अब थोड़ा सा यही मैं बना रही हूँ, फटाफट बोलते जाना। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। इधर नहीं जाएंगे, इधर आते हैं। ये पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। सही है। और ये वाला इलाका आ गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इधर की जरूरत है। और ये वाला इलाका हो गया पाकिस्तान। तो जो जनपद बने, देखो ये वाला जो इलाका है पाकिस्तान का, सबसे ऊपर है कंबोज। ये जो 16 महाजनपद में से एक जनपद का नाम है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जिला वाराणसी है, तो हर जिले का नाम दे दिया गया। वैसे 16 महाजनपदों का नाम दे दिया गया। तो कंबोज के साउथ में आएंगे तो गांधार। सही है? उसके बाद इधर आओगे तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा में, तो ये वाला जो इलाका है ये हो गया कुरु। ठीक, कुरु के ठीक पूर्व में पांचाल। इधर आओगे राजस्थान में तो मत्स्य। इधर आएंगे मध्य प्रदेश में अवंती, उज्जैन है। दक्षिण भारत में एकमात्र 16 महाजनपद असमक, महाराष्ट्र में। सही है? अब उसके बाद आ जाओ इधर उत्तर प्रदेश में सुरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा। इसका मतलब कि ये मथुरा, ये गंगा यमुना वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे सुरसेन लिखते हैं। सुरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक, यही हो गया। फिर उसके बाद आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? चेदी तो एमपी वाले इलाके में, चेदी, सुर्खीमती या सुप्तिवती। उसके बाद आ जाओगे सुरसेन के बाद साउथ में काशी, वाराणसी। उसके बाद आ जाओगे कौशाम्बी, वर्तमान का इलाहाबाद। सही है? तो
वाराणसी के ऊपर जाएंगे इलाहाबाद, यानी कि हम यहाँ पे लिख दें वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, सही है। वज्जी वैशाली, वैशाली वर्तमान में बिहार में पड़ता है, इधर हो गया वज्जी, सही है। कौशल श्रावस्ती, कौशल यूपी का एक जिला है। श्रावस्ती, ये क्या हो गया? कौशल, ठीक। उसके बाद हो गया, क्या छूटा है? मल, मल की राजधानी कुशीनगर, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ये भी किसमें हो गया? यूपी में हो गया। फिर उसके बाद वज्जी वैशाली हो गया। मगध, मगध, अंग चंपा बिहार में। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 महाजनपद हो गए। इस सिंधु घाटी सभ्यता इधर थी, फिर लोग किधर शिफ्ट हुए? पूर्व की तरफ, और पूर्व की तरफ बढ़ते चले गए। तो धीरे धीरे ग्रामीण से किधर की तरफ बढ़ना शुरू किए? नगरीकरण की तरफ, सही है ना। नगरीकरण चल रहा है, सभ्यता इधर की तरफ आ गई। और इधर वाला इलाका बहुत ज्यादा फर्टाइल है, और गंगा और सोन के संगम वाले इलाके में कौन पड़ता है? मगध पड़ गया। तो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड किसके पास है? मगध। और सबसे बड़ा इलाका भी था, सबसे बड़ा इलाका था, तो कृषि के लिए अनाज बहुत ज्यादा हुआ। अनाज बहुत ज्यादा हुआ तो संपन्नता सबसे ज्यादा है। संपन्नता सबसे ज्यादा है तो ज्यादा सैनिक रखेंगे तभी उनको ऊर्जा प्रोवाइड कर पाएंगे, सही है ना। और जब ज्यादा सैनिक रखेंगे तो आसपास के लोगों के साथ युद्ध करेंगे और जीत भी लेंगे। बोलो सही है? सही है, सही है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 16 महाजनपद, अभी इसको मिटाएंगे नहीं। तो इस 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? क्योंकि सबसे ज्यादा संपन्न और शक्तिशाली। तो सभी लोग ये चाहेंगे कि किस पे अधिकार करें? मगध पे करें। और जो मगध पे शासन करेगा वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो वैल्यू किसकी शुरू हो गई? मगध की। ये हो गए 16 महाजनपद में सबसे फेमस कौन? मगध। और यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल ऊपर उत्तर वाले इलाके में ही था, लेकिन उस समय आर्यन की शक्ति, आर्यन को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। एक चुनौती कि दास और दस्यु से लड़ रहे थे, दूसरी चुनौती कि बाहरी लोग यदि थोड़ा सा भी चूकते तो बाहरी लोग फिर से आक्रमण कर देते, ठीक। इसलिए आर्य लोग ज्यादा विकास नहीं कर पाए, उनकी सभ्यता ग्रामीण तक ही सीमित रही। फिर वो आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे और चीजें चलती रही। अब यहाँ पे ये वाला जो इसी समय जब 16 महाजनपद बने थे, तो इसी समय ईरान में एक चल रहा था साम्राज्य जिसका नाम था हकमनी। हकमनी साम्राज्य ईरान में आ चुका है, और आर्य लोग कहाँ पे आ चुके हैं? भारत में आ चुके हैं। हकमनी अपना विस्तार कर रहा है और आर्यन अपना विस्तार कर रहे हैं। फिर आर्यन जब विस्तार कर रहे हैं उसके बाद चीजें आगे चली और मगध की स्थापना हो गई। और मगध पे सबसे पहला वंश जो बना वो कौन सा बना? हर्यक वंश। कब से कब तक? 544 से 412, ठीक। और लगभग 512 ईसा पूर्व में हकमनी साम्राज्य, इधर आओगे तो ये वाला इलाका हो गया पाकिस्तान का, और ये वाला इलाका हो गया ईरान का। और यहीं पे था हकमनी साम्राज्य। अब हकमनी साम्राज्य के राजा दारा, इनका शॉर्ट में नाम है डायरस। डायरस नाम है और शॉर्ट में दारा कहते हैं। इसने कहाँ पे आक्रमण कर दिया? कंबोज, कंधार और गांधार। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि इधर तो केंद्रीकरण चल रहा है, हरे वंश, लेकिन इधर केंद्रीकरण करने वाली कोई शक्ति नहीं है। तो हकमनी साम्राज्य ने इधर आक्रमण किया और इनको जीत लिया। और जहाँ जहाँ हकमनी साम्राज्य का शासन था उन सब में सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो कहाँ से पाता था? कंबोज और गांधार से। और ये सूचना मिल गई सिकंदर को कि ये वाला जो इलाका है बहुत संपन्न है, ठीक। और सिकंदर को नई नई चीजें खोजने और नई चीजों के बारे में जानने का बड़ा शौक था, और उसको शौक भी चढ़ा था कि वो पूरे विश्व पे राज्य करेगा और अकेले जीवित रहेगा, ठीक।
तो ये कहानी चल रहा है, उसको भी पता चल गया है, वो धीरे धीरे चल रहा है, वो वहां से युद्ध करते हुए चल रहा है धीरे धीरे, और इधर अकमनी साम्राज्य मजे ले रहे, और इधर हर्यक वंश ये भी चल रहा है। ठीक, तो अब ये हर्यक वंश का है। हर्यक वंश 544 से 412 BC। तो हर्यक वंश कहाँ पे? मगध। मगध में। तो सबसे पहला राजा कौन है इसका? बिंबिसार। ठीक, इसकी पॉलिसी की बाद में बात करेंगे। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन। सही है। उदयन के बाद इनका उत्तराधिकारी नागदशक। नागदशक की हत्या शिशुनाग। किस वंश की स्थापना? नागवंश की। नागवंश कब से कब तक? 412 से 344। 412 से 344। शिशुनाग ने जो स्थापना की, इनका टाइटल था, इसलिए नागवंश स्थापना बोल दिए इसको। 344 BC। इनका उत्तराधिकारी कालाशोक। सही है। कालाशोक का उत्तराधिकारी नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद। पॉलिसी के बाद में बात करेंगे हम। महापद्म नंद। ठीक, तो महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की? नंद वंश की। कब से कब तक? 344 से 323 तक। सही है। इनका उत्तराधिकारी घनानंद। ठीक, घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य। किस वंश की स्थापना? मौर्य वंश। मौर्य वंश की। ठीक, ये कब से कब तक? 322 से लेकर 185। 322 से लेकर 185 BC तक। ठीक, अब ये कहानी देखो। घनानंद का जो साम्राज्य था वो इस इलाके में था, इधर ये वाला इलाका छोड़ के, ये वाला इलाका छोड़ के, ये वाला इधर वाला इलाका छोड़ के, इस वाले इलाके में उनका साम्राज्य था। अच्छा खासा। ठीक, और ये चर्चा भी यूरोप में थी कि भारत का जो शासक है घनानंद बड़ा शक्तिशाली है। ठीक, उधर सिकंदर आ रहा है, इधर अकमनी साम्राज्य का शासन है, उधर गांधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला का शासक था आम्भी, राजा आम्भी। ठीक, इधर झेलम नदी का किनारा, झेलम नदी की घाटी, इधर का राजा था पोरस। ठीक, तो ये जो क्षेत्र थे ये केंद्रीकरण से बाहर थे। ठीक, तो जब सिकंदर आक्रमण करना शुरू किया, तो जब वहां से चला यूनान से, तो 10 साल लगातार युद्ध करते हुए और रास्ते में सबको हराते हुए सेल्यूकस निकेटर को भी हराता है और अपना सेनापति बनाता है। अफगानिस्तान वाले इलाके में रहते हैं, उनको भी हराता है और अपना सेनापति बनाता है। फिर वो आता है किधर? भारत में। तो भारत में यहाँ पे ये जो सुलेमान, ये हिंदू कुश पर्वत, ये सुलेमान पर्वत, इसी बीच में खैबर दर्रा। तो पहले वो खैबर दर्रा पे ध्यान देता है कि कहीं इस पे किसी की सेना तो नहीं है, आम्भी या पोरस की। तो इन दोनों ने अपनी सेना यहाँ पे नहीं रखी थी, तो फिर वहां से इसने एंट्री, जब एंट्री किया तो वो देखा यदि मैं बारी बारी से आक्रमण करूं तो इन दोनों को हरा सकता हूँ, और यदि ये दोनों गठबंधन कर लेते तो ये हार जाते हैं सिकंदर। तो सिकंदर ने पहले क्या किया, राजा आम्भी के साम्राज्य पे आक्रमण किया और इन्होंने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, तो ये वाला आत्मसमर्पण का मतलब वो हार मान लिए। तो ये वाला जो इलाका था किसके हिस्से में चला गया? सिकंदर। फिर वो आगे बढ़ा झेलम नदी के किनारे, तो वहां पे राजा पोरस मिले, और राजा पोरस ने पूरे अपने सेना के साथ बहुत बेहतरीन युद्ध किया। सिकंदर एकदम उनके ऊपर क्या कहे प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि मैं इतने समय से युद्ध करते हुए आ रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई ऐसा राजा नहीं मिला था जो इस तरह युद्ध का प्रदर्शन करे। तो उसने राजा पोरस से युद्ध लड़ा और जीता भी, लेकिन पूरा साम्राज्य किसको दे दिया? पोरस को।
और बोला कि आप हमारे सहयोगी बनिए। अब फिर यहाँ से हम किधर चलेंगे, मगध की तरफ। और ये सुविधा किसको मिल गई, चाणक्य को। और चाणक्य कहाँ पे आए, मगध में घनांग से मिलने। ये वाली कहानी आप जान ही रहे। तो यहाँ पे जब सिकंदर की सेना 10 साल तक लगातार युद्ध कर रही थी, तो सेना को ये सूचना मिल चुकी थी कि जो घनानंद है ये बहुत संपन्न और शक्तिशाली है। इसलिए और 10 साल युद्ध लड़ने के बाद उनके अंदर ये भी था कि अब उन्हें अपने घर जाना है। और क्षमता भी नहीं थी और घर भी जाना था, और ये राजा बहुत शक्तिशाली है। तो सेना ने कहा कि हम अब आगे नहीं जा सकते। व्यास नदी के किनारे वो लोग अपना डेरा डाले थे। तो सेना ने कहा कि हम अब आगे नहीं जा सकते। लेकिन सिकंदर ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। फिर वहीं से सिकंदर को वापस जाना पड़ा। जब सिकंदर वापस गया तो हर वो व्यक्ति जिसने बेहतरीन युद्ध किया था या जिसको सिकंदर योग्य मानता था, जीता हुआ क्षेत्र उसको वापस देके चला गया। तो पोरस वाला इलाका इनको दे दिया, और ये वाला इलाका इसने दे दिया सेल्यूकस को। ये वाला इलाका किसको दे दिया, सेल्यूकस को दे दिया। अब यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर का शासन चल रहा है, आराम से चल रहा है। और यहाँ पे पोरस का भी शासन चलने लगा, और मगध अपना विस्तार चल रहा है। और मगध में ऐतिहासिक कहानियां नया नया मोड़ लेती जा रही है। अब मोड़ क्या आया, ये वाली कहानी जानते हो, घनानंद वाली टॉपिक पे आए। तब मौर्य वंश आया। मौर्य वंश में जब चंद्रगुप्त मौर्य आए तो इन्होंने 305 बीसी में किससे युद्ध किया, सेल्यूकस निकेटर से। और सेल्यूकस निकेटर का पूरा साम्राज्य ही ये ले लिए और उनके पुत्री से विवाह कर लिए, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। और सेल्यूकस निकेटर इसलिए मजबूर थे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। लेकिन वो ऐसा कतई नहीं है कि वो खुशी खुशी उनके साथ चले। वो मौके की तलाश में थे कि जिस दिन ये कमजोर होंगे उस दिन हम फिर से। ठीक, तो सेल्यूकस निकेटर वाले साम्राज्य में दो लोग चल रहे हैं। एक इलाका सेल्यूकस निकेटर का चल रहा है, दूसरा इलाका जो लोग सिकंदर के साथ थे वो भी कुछ लोग सेल्यूकस निकेटर के साथ यहीं पे रुक गए। ठीक, तो यही आगे यूनानी या बैक्ट्रिया शासक कहलाए। ठीक, और सेल्यूकस के बाद उत्तराधिकारी हुआ एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय तक ये साम्राज्य सही से बना के रखे। और एंटियोकस द्वितीय का शासन का अंत होते होते मौर्य वंश समाप्त हो गया। और जब मौर्य वंश समाप्त हुआ तो भारत दो हिस्सों में बटा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में मौर्य वंश के बाद कौन आया, शुंग वंश। और दूसरा आया कण्व वंश। और दक्षिण भारत में कौन आ गया, सातवाहन वाकाटक, यादव वंश। कई सारे चल रहे तो कई सारे वंश आ गए। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये टूटा तो राजनीतिक एकता का अभाव हुआ। और राजनीतिक एकता का अभाव हुआ तो फिर सबसे पहले आक्रमण हिंद यूनानियों का, डायमेकस।